आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। दिलचस्प वाक़या है कल एक अज़ीज़ दोस्त अपने मफाद पर मुझे कुर्बान कर गया। ये हाल है उस कौम का जिसे हम नाम देते हैं उर्दू बोलने वाले महाजिरों का, जो बानियान पाकिस्तान की औलादों में से हैं, जिनके साथ जुल्म, ज़्यादती, इस्तेहसाल करने वाले कोई और तो शायद बाद में होंगे, लेकिन हम अगर अपने गिरबानों में झांकें तो बड़ी कड़वी सूरत हाल है, नागुफ्तबा सूरत हाल है। एक्सेप्ट करते हुए थोड़ा सा हील हुज्जत तो होती है, लेकिन हमारी अपनी मिडिल क्लास क़यादत का, हमारे अपने लोगों का इसमें बड़ा हाथ है। महाजिर कौम लेकिन अब लगता है कि इंतखाबात के नज़दीक आते ही अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक नई रूह जागुज़ी हो गई है। सोशल मीडिया ने कुछ और किया हो या ना किया हो, लेकिन एक कमाल बहरहाल कर दिखाया है। पूरे मुल्क में जमाल लगारी के साथ जो कुछ हुआ, सिकंदर बूसन के साथ जो कुछ हुआ, दीगर रहनुमाओं के साथ इस वक्त जो कुछ हो रहा है, वो जो सिंध को अपने कंधों में लिए घूमते थे, वो जो किसी और को बर्दाश्त नहीं करते थे, वो जिनका हर बार हुकूमत में रहने का ख्वाब हुआ करता था, अब उनको जिस तरह से आईने दिखाए जा रहे हैं, वो देख करके ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं कराची वालों को कब होश आएगा। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि कराची में रहने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये कि आपको प्लस पॉइंट ही मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची वालों ने इस प्लस पॉइंट का भरपूर एडवांटेज लेते हुए मिडिल क्लास, इन्वर्टेड कॉमा में मिडिल क्लास अमीरों को जो आईना दिखाना शुरू किया है, उसकी हालिया एपिसोड जो है वो मेमन मस्जिद में फ़ारूक सत्तार साहब के साथ होने वाला तमाशा, और उससे भी पहले 1.5 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमने वाले महाजिर कौम के पजामा बरदार मसीहा फैसल सब्जवारी साहब के साथ जो उनका तिया पाचा किया है एक शहीद रुकन या कारकुन की बहन ने। खातून ने किया क्या, पहले ज़रा मुलाहिजा कर लीजिए। मेरे ख्याल है कि 40 सेकंड का है, अगर आप बर्दाश्त कर पाएँ दिखाएंगे। आप लोगों ने कब सुनी बातें? नहीं सुनानी है मुझे पता है कोई मीडिया नहीं है, कुछ नहीं चलेगा, मुझे किसी मीडिया की जरूरत नहीं। खालिद भाई आप इधर आइएगा, प्लीज आप इधर आ जाए। गाड़ी छोड़ के मुझे आज बोलिए तो मैं बहुत जब छोड़ के आई हूँ। खालिद भाई आप आएंगे, मैं स्टेज पर भी आज बात करूंगी। आमिर भाई प्लीज आप आएंगे, मुझे नहीं पता किसके खालिद नहीं, मैं आज करूंगी सब कुछ, मैं करने आई हूँ, मैं करने ही आई हूँ। जिस वक्त 1.5 करोड़ की गाड़ी में घूमने वाले इस रहनुमा की हजामत हो रही थी, उस वक्त मौसूफ सिर्फ बिलबिला रहे थे, तिलमिला रहे थे, मिनमिना रहे थे, बस नहीं चल रहा था कि कुछ कर जाएं। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त एक टूल है लोगों को बेबस करने का। सोशल मीडिया के सामने उनकी एक न गई और उसके बाद फिर ये वीडियो जो है वो मेरे हत्थे भी लगी। ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया अपने अपने प्रोग्राम्स में। हस्ब तौफीक मैं भी इससे इस्तेफ़ादा कर रहा हूँ। खातून ने इसके बाद बहुत सारे इंकशाफात अपने तौर पर भी किए हैं। वो एक छोटा सा शॉर्ट भी है, मेरा ख्याल है 30 सेकंड का होगा, वो अगर सुन लें आप तो सौलत मिर्ज़ा वगैरह के हवाले से और फिर पार्टी के करतूतों के हवाले से भी कुछ कहा था, ज़रा दिखाएंगे। आप मुझे ये बताएं, इस वक्त मेरी माँ, कल भी हम हैदराबाद में अकेले थे, आज भी यहाँ हम अकेले हैं। यहाँ से आप पूछ लें कोई भी हैदराबाद या पीएसपी वाला कोई साथी खड़ा है? नहीं। कोई यहाँ पे खड़ा है? ये सब आवाम है जो मुझे जानती है, मेरा यहाँ बचपन गुजरा है, यहाँ मेरा भाई शहीद हुआ है। ये सब भी आपको नहीं बोलेंगे कि मैंने इनको जमा नहीं किया। ये एक बागी कारकुन को देखने आए हैं कि MQM अपने कारकुनान के साथ क्या करती है, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके। अब तो मुझे भी यकीन हो गया ये सौलत मिर्जा जो बोल के गया वो गलत नहीं बोल के गया। बड़ी देर की मेहरबान आते आते खातून, बहरहाल आपको अक्ल आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। सौलत मिर्ज़ा जिस वक्त ये सब कुछ कह रहा था, जिस वक्त मैं कम से कम अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर ये देख रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं और मेरे घर वाले बावजूद तमाम तर इख्तलाफात के उन तमाम रातों को हमने जाग कर लिटरली हमने अपना वक्त बर्बाद किया टेलीविज़न देख करके। और हमें अफसोस हुआ करता था इस एक शख्स के लिए जिसकी बहरहाल मौत की उम्र तो ना थी, लेकिन इसको जिस तरह से इस्तेमाल किया गया। और उसने अपने जाते जाते आखिरी साउंड बाइट में जो कुछ कहा था वो बिल्कुल यही था कि महाजिरों को, महाजिर कौम को महज इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका इस्तेहसाल खुद अपने रहनुमाओं, अपने मसीहाओं की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसकी आवाज़ सदा बसेरा साबित हुई। बहुत देर लगी, लेकिन फिर भी अगर इसे ये कहा जाए तो मैं समझता हूँ इट्स अ न्यू बिगिनिंग। सौलत मिर्ज़ा की का जो कुछ हुआ, उसके साथ जो कुछ रवैया रखा गया,
उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि ये खातून जो इस वक्त आई हैं और इन्होंने महाजिर कौम को, मिडिल क्लासियों को एक आईना दिखाया है। ज़रा फ़ारूक सत्तार साहब की जो हजामत हुई थी वहाँ न्यू मेमन मस्जिद में, वो भी ज़रा दिखाएँ। सानिया बल्दिया के लोग कराया था। आप ये देख रहे हैं कितने माशाल्लाह एज जो इनकिसारी से फ़ारूक सत्तार साहब ने, हालांकि वो पहले भी कोई एंग्री यंग मैन नहीं थे, किस तरह उन्होंने अपनी निगाहें झुका दी। क्योंकि बहरहाल सच का सामना चाहे बदेर करना पड़े या जल्द, सच तो बहरहाल ऐसा ही होता है कि आपको बेबस करके रख देता है। 200-250 लोगों के बारे में जो ये सच अंकल फरमा रहे थे मेमन मस्जिद में, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हम सब के लिए इंकशाफ हो। लेकिन बहरहाल वक्त अच्छा मेरे ख्याल है महाजिरों का आज चला है। अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का एहसान है। महाजिर कौम मुझे लगता है कि अब बेदार हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हज़ार शुक्र कि कम से कम इस मामले में मेरी भी अगर कुछ कोशिशें रख दी जाएँ। हालांकि अब सोशल मीडिया पर तबर्रेबाजी का सिलसिला इस प्रोग्राम के बाद वो जो है वो एक अलग शुरू होगा। लेकिन बहरहाल इससे क़तई नज़र देखना ये कि क्या महाजिर अवाम की ये बेदारी की लहर मज़ीद इसी तरह से जारी व सारी रहेगी। कुछ मज़ीद मिडिल क्लासिए अमीर रहनुमा इसका निशाना बनेंगे, कुछ मज़ीद रहनुमाओं को अक्ल आएगी या नहीं, या महाजिर कौम को एक बार फिर लारे लपे दे के एक बार फिर बेवकूफ़ बना लिया जाएगा, उर्दू बोलने वाले का झांसा दे के, महाजिर कौम का झांसा दे करके। और क्या एक मरतबा फिर महाजिर कौम पुरानी तनख्वाह पे काम करेगी, ये है एक सवाल। इसी सवाल के साथ यहाँ वक्त हुआ है सेगमेंट में वक्फे पर जाने का। वक्फे से वापस आऊँगा, एक नए मौजू पर अपने मेहमान से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत हैं। इंतखाबात नज़दीक आते ही तरह तरह के सरप्राइज़ मिल रहे हैं। महाजिर कौम की बेदार होने के बाद, महाजिर मिडिल क्लासियों के रहनुमाओं की हजामत के बाद अब एक और मजाक हुआ है, और वो ये कि एक थर्ड फ्रैक्शन सामने आ गया है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का, जिसे उन्होंने बागी रहनुमाओं का, बागी क़यादत का टाइटल दिया है। नज़रियाती कारकुनान ख़ुद को बताते हैं शोहदा और असीरों के ज़िम्मेदारान बता रहे हैं। उनके PIB और बहादुराबाद के बाद अब एक नज़रियाती ग्रुप के रहनुमा, बागी रहनुमा, मुअत्तल शुदा डिप्टी कन्वीनर शाहिद पाशा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद पाशा साहब, सर आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। ये मुझे बताइए, शोहदा और असीरों का जो अलम लेकर के आप खड़े हुए हैं, सर तस्लीम खम, कॉज बज़ाहिर तो अच्छा है, लेकिन इतनी देर और इतनी देर के आदमी बोर हो जाए। पहले तो नाजरीन को और आप तमाम लोगों का अस्सलाम वालेकुम। देखें आरफिन भाई, देर तो मुझे नहीं हुई। मैं कोई 2015 से, जब से मैं डिप्टी कन्वीनर बना, उस वक्त से लेकर आज तक मैं यही पॉइंट्स पर बात करता रहा हूँ। और राब्ता कमेटी के अंदर बंद कमरों में मेरी यही टोन थी, यही लहजा था, यही गुफ्तगू थी, यही सियाक़ व सबाक़, सब कुछ यही था। लेकिन क्या था कि वो बंद कमरे में होती थी, किसी को पता नहीं होती थी कि कोई डिप्टी कन्वीनर ऐसा भी है जो अपनी क़यादत के या अपने हम असर लोगों से लड़ रहा है। मैं तो ये कहता हूँ ना कि मुझसे खफीफ़ हैं मेरे हम असर बहुत, मैं दास्तान अहले सितम खुल के कह गया। तो ये मैं आपको बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ ये बात बताना चाहता हूँ, और मैं तमाम कारकुनान को और तमाम अपने सुनने वाले तमाम नाजरीन को, ख़ास तौर पर महाजिर अवाम को ये मैं जो बार बार, मुझे लोग भी हैरान होते थे कि तुम बार बार क्यों गिरफ्तार हो रहे हो। मैं 90 रोज़ के रिमांड पे चला जाता हूँ एज ए डिप्टी कन्वीनर ऑन ड्यूटी, नया मैं आया हूँ, मेरे हाथ में अभी कोई चीज़ें नहीं हैं, मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि मैं कहाँ से घुसूँ और क्या चीज़ सही करूँ। सबसे पहले मैंने शोबा IT और अपना जो सोशल मीडिया सेल था उसको संभाला। लेकिन एक बात, आपकी क़ता कलामी हो रही है क्योंकि वक्त कम है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा करना है। फ़ारूक सत्तार साहब ने अपनी बारात सजा ली, वो जा करके दोबारा PIB की दुकान खाली करके और बहादुराबाद की गोद में जाके बैठ गए। बहादुराबाद वालों ने भी हुस्न ज़न दिखाया, उन्होंने उनको गोद ले भी लिया क्योंकि छोटे से समाज आते हैं। ये मुझे बताइए, कामरान टिसोरी साहब का क्या होगा? उनको तो अभी तक ये लग रहा है कि मेरे कन्वीनर फ़ारूक सत्तार तो टाटा बाय बाय कर गए, अब उनका क्या होगा? इसका मतलब है कि कामरान टिसोरी इनिशियली सही कह रहा था कि शाहिद पाशा या कामरान टिसोरी का मसला नहीं, मसला कुछ और है। वो क्या है? देखिए, अब तो ये विंडिकेट हो गई बात ना, बिल्कुल ही ये एक तरफ तय हो गई ये चीज़, फैसला इस चीज़ का हो चुका कि कामरान टिसोरी भाई वजह इख्तलाफ थे ही नहीं। ओके डन।
वजह थी फारूक सत्तार भाई ने हिसाब मांगा था कि फारूक भाई को हटाना है। अच्छा, फारूक भाई ने कामरान टेसोरी भाई इससे पहले हिसाब मांग चुके थे, उनको हटाया। उससे पहले मैं हिसाब मांग चुका था, मैं जेल की हवाएं खाता रहा। मैं नव रिमांड पे गया, फ़ौरन ही मैं 10.5 महीने जेल में रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आया हूँ तो मैं 1 महीने के लिए लापता हो जाता हूँ। मतलब मैं तो 1 महीने कहाँ थे आप? 1 महीने लापता रहा, नामालूम मकाम पर, नामालूम लोगों के पास। नामालूम लोगों के पास? तो वो तो अंदर भादराबाद से भेजा गया हो ना, एक साहब है वहाँ पे, वो कनेक्टेड क्योंकि करते देखिए जो लोग थे, मुझे इतना पता था वो मुहिब्बे वतन लोग थे, इतना मैं जानता हूँ। और मैं लोगों को सलाम पेश वो तो मुहब्बे वतन थे जो लेकर के गए थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जी। वो जो इन्वर्टेड कॉमा में मुहब्बे वतन थे जिन्होंने 90 पे चढ़ाई करवाई थी मौसूफ, वो लोग चाहते ही नहीं है कि उनके सामने कोई कारकुन खड़ा हो। अच्छा, मैं चूंकि यही बातें करके राब्ता कमेटी में आया था, उस वक्त जो कायद थे उन्होंने मुझे कहा तुम आओ राब्ता कमेटी में सही करो चीज़ों को। लेकिन मुझे राब्ता कमेटी में आने के बाद बहुत ही अहम इंकशाफात हुए कि ये जो एक टोला है राब्ता कमेटी पे काबिज, जो गुज़िश्ता 30 सालों से महाजिरों के नाम पे वोट ले रहा है। नाम लेकर के बात करेंगे सर आज की खेल में, वरना मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये चौरंगी घुमा करके बात करना मेरे व्यूअर्स की 8 लोग हैं। हाँ। जब मैं दाखिल हुआ राब्ता कमेटी में, कंवर नवीद जमील, ठीक है, आमिर खान, हाँ। ख्वाजा इज़हारुल हसन, हैदर रिजवी, फैसल हैदर रिजवी थे ना उस वक्त राब्ता कमेटी में, उस वक्त है, हाँ। भाई ये तो पूरे, ये तो मास्टर माइंडर पीछे वही हैं। आमिर खान और कंवर नवीद एक नुक्ता नहीं लगा सकते अपने बयान में जब तक कि हैदर रिजवी और फैसल सफजारी उसको ओके ना करें। तो फैसल सफजारी कुछ आता है क्या? फैसल भाई आता हो या नहीं हो, अंधों में तो काना राजे हैं ना। अच्छा। लेकिन जब जहां पर अंधे हो वहां कानों की तो वैल्यू होती है ना। ठीक है। तो ये लोग वो हैं, अमीनुल हक, वसीम अख्तर, किश्वर जोहरा। अमीनुल हक ने क्या किया? मीडिया लाइनअप करते करते, और वो अमीनुल महाजर हक कौमी तो मूवमेंट हकीकी में हुआ करते थे, मीडिया फिरा लाइनअप करके यहाँ ऐसा करते हैं कि वो चाहते हैं शाहिद पाशा को लोग ना देखें, शाहिद पाशा को लोग ना सुने, शाहिद पाशा पता नहीं कब भंड मार जाए, हमारी सारे पोल खोल दे। इन्होंने मुझे रोका उस वक्त जब कायद थे MQM के 22 अगस्त से पहले, तो उन्होंने मुझे कहा तो मीडिया पे जाओ, ये बातें करो। मेरी बातें क्या थी? अकाउंटेबिलिटी, ये करोड़ों अरबों रुपए के हवाले से आपकी जो गुफ्तगू थी वो नाजरीन को भी दिखाते चलूं। यहाँ जी 2-3 मुख्तसर से साउंड बाइट्स हैं, जरा 1 बाय 1 अगर चलाएं। जी जरूर। बताए कंवर नवीद अपने फार्म हाउसेज और बंगलों का डिफेंस का हिसाब दे। वसीम अख्तर बताएं उन्होंने इतना बड़ा बंगला कैसे खरीद लिया अभी डिफेंस में। सब जानता हूं मैं, जिनके कारोबार हैं गोश्त के, जिनका दुनिया में कारोबार फैला हुआ है, वो बताए ना इतना पैसा कहां से आया। आमिर खान सोफे पे लेटे होते थे, उठते ही नहीं थे मिलने के लिए, शहीदों की फैमिली से ये नहीं मिलते थे। कंवर नवीद को इतनी दफा बोला, वरना आप देख लें 3,000 रुपए का लिफाफा पकड़ाते थे शहीदों को और कहते थे बस जाए, उनको जाने दे। मेयर कराची सड़कें तो बना नहीं पा रहा, गटर तो बना नहीं पा रहा, फैसल सफजारी को 1.25 करोड़ की गाड़ी दिलवा दी। बात करते हैं ये लोग। सर 2-3 सवालात हैं जिनका अता करना है। एक, कुंवर नवीद का बंगला, गरीब आदमी, मिडिल क्लासिया आदमी ये बंगला कैसे ले रहा है, और जब बंगला लिया था, जब उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहा था तो आपको खबर क्यों ना हुई? दूसरी बात, गोश्त का कारोबार करने वाले हजरत का नाम काइंडली मेरे व्यूवर्स को अता कीजिए। मुझे तो बहुत बखूबी पता है, मैं अपने प्रोग्रामों में 2-3 मरतबा उनका नाम भी चला चुका हूँ। यार उनको भी चला दो, गोश्त के कारोबार वालों को, तो बड़ी मेहरबानी होगी। और तीसरा, मेयर कराची सड़कें नहीं बना पा रहे, बेवकूफ़ तो बना रहे हैं ना टाइम पे। फिर मेयर कराची तो पूरी मेयर कराची नहीं, पहले कुंवर नवीद। अच्छा, कंवर नवीद का देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, इनके एक बंगले नहीं कई बंगले। अच्छा, ये हकीम साहब के बेटे हैं। अब आप सुन लेना अगर सारी हकीकत सुनना चाहते हैं। किराए के मकान में ये हैदराबाद में रहते थे, ये MQM में आए, इनके पास साइकिल भी नहीं थी, अपने भाई की साइकिल लेके आते थे। इनके भाई इनके पीछे पीछे आते थे। ये हैदराबाद के बड़े बड़े पुराने बुजुर्ग हैं, उन्होंने ये मुझे किस्से सुनाए हैं इनके। फिर ये इनकी डांट पड़ती थी, ये अपनी साइकिल, नॉट मोटर बाइक, ओनली बाइक। फिर उसके बाद पता चला जी ये एक यामाहा मोटरसाइकिल ले ली और ये फोरमैन हो गए कोटरी की किसी मिल में। एक बेवा के मकान में ये किराए पे रहते थे। कहते हैं वहाँ के लोग के उन्होंने शायद उस मकान पर कब्जा करने की भी कोशिश की। ये तो इनकी है बैकग्राउंड जो ये है। अब जो इनके पास क्या है, डिफेंस में बंगले, हैदराबाद में बंगले। मैं जिसका गवाह हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में कलमा पढ़ के ये आवाम को बताना चाहता हूँ। जो बात इन्होंने खुद मुझे बोली कि पाशा भाई, जब हम 22 अगस्त को गिरफ्तार हुए, थाने में थे, मेरा 50 एकड़ का फार्म हाउस है और हैदराबाद के पास। ये माजिर अवाम सुनते जाएं, ये मिडिल क्लासियों को जो वो लोग हैं जो गरीबों के हकूक की जिद्दोजहद करते करते खुद अमीर हो गए। और कारकुनान और आवाम आज भी सड़ रही है, कोई बुनियादी मसला हल नहीं हुआ है आवाम का। अच्छा, गोश्त के कारोबार वाले साहब कौन है, जरा नाम लीजिएगा। गोश्त का कारोबार है आमिर भाई का, पूरी दुनिया जानती है ये बात। और एक कारोबार नहीं है, कई कारोबार है हमारे पास। तो ये रिपोर्ट भी, उनके हॉस्पिटल भी है, सॉरी, हॉस्पिटल भी उन्होंने खरीदे हुए। उससे पहले आमिर भाई का एक और कारोबार है।
वो आप मुझे बता दें। उससे पहले आमिर भाई का कारोबार आपको नहीं पता? ये 90 पे जो छापा वापा हुआ था किसने पढ़वाया था? मतलब मैं जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा देखिए, छापे की मैं बात बताऊं, ये फारूक भाई ने ये इंकशाफ किया, लेकिन मुझे इसके सबूत मिले। फारूक भाई ने इंकशाफ किया और आपको सबूत मिल गए? मुझे सबूत इसलिए मिले कि जब मैं जेल गया तो जेल में 26 साथी हैं जो 90 से गिरफ्तार हुए तो 200 के करीब थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होते गए और एजेंसीज उनको छोड़ती रही। लेकिन जो वांटेड थे, जिनके केसेस थे, जिनके मुकदमात थे, उन्होंने कहा जी ये मुकदमात अदालतों में फेस करेंगे, वो कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया अंदर जो साथी हैं वो, और कुछ साथी जो उस वक्त चौकियों से भाग गए थे, जो देखिए चौकी पे कारकुन को बुलाते हैं, आप बिठा देते हैं, भाई कोई आएगा चेकिंग करनी है, बातचीत करनी है। अब वो बेचारे बेगुनाह लोग, उनको ये कहा, ये कहते हैं ना अचानक छापा पड़ा, वो ये कहते हैं कि हमें ये मैसेज आया कि अभी रूटीन का राउंड होगा, आप लोगों ने किसी ने जाना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, भागना नहीं है, रूटीन का राउंड होगा। लेकिन वो कहते हैं जब रूटीन का राउंड जब शुरू हुआ तो उसके साथ गिरफ्तारियां और छापे शुरू हो गए, तो सब निकल के कुछ भागे, कुछ इधर भागे। वीडियोस देखी, फरहान मुल्ला जो है वो भागकर अंदर आ रहे हैं, मिनाज काजी अंदर आ रहे हैं, आमिर खान खुद इधर उधर टहल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, साथ ही चश्मदीद गवाह हैं 26 जो जेल में, और मजीद जो चौकियों पे थे जिन्होंने देखा। फारूक सत्तार साहब खुद इंकशाफ करते हैं कि छापा पड़वाने वाली जात है आमिर खान साहब की, गोश्त का कारोबार करने का। आपने इंकशाफ भी कर दिया, तस्दीक कर दी, बल्कि इंकशाफ तो पहले से ही है जी। इतनी इनकी महाजिर कौम के लिए इन्वर्टेड कॉमास में खिदमात हैं, और उसके बाद फिर ये महाजिर कौम के मसीहा बने हुए हैं। रो रो करके जो है वो महाजिर कौम को इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यकीन दिलाया कि मैंने कुछ नहीं किया। देखें MQM में 8 लोग, ये मैंने विंडिकेट, 8 लोग आ गए सामने, ये तय हो चुका है कि ये लोग वो माफिया, वो कब्जा ग्रुप है जो MQM पे काबिज है, जो जिसने कारकुनान को ना सिर्फ इस्तेसाल किया है बल्कि कारकुनान का इस्तेमाल भी किया है। सर कारकुनान का किताल पहले किसने कराया है वो भी तो देखिए ना। ये आमिर खान साहब को कैसे माफ कर सकते हैं? 1992 के ऑपरेशन में ये आमिर खान साहब किसकी कंधे पे चढ़ करके आए थे? क्या कुछ किया? बिल्कुल आए थे, लेकिन आमिर खान साहब मुझे जवाब दें, जब मैं 2015 में इलेक्शन कैंपेन करने मलीर, लांडी, कोरंगी, शाह फैसल गया, मैंने ये बात वहाँ के साथियों से की। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो साथी 19 जून के बाद हकीकी में चले गए थे, अब इतना अरसा गुजरने के बाद उनकी उम्रें बड़ी हो गई हैं, बूढ़े हो गए हैं, अब वो चीज़ें नहीं रही, वो टेंशन नहीं रही, लेकिन एक टसल है कि वो आएगा तो हम मार देंगे, हम आएगा तो तुम मार दोगे। मैंने कहा इसको ख़त्म करें और सब लोग वापस आ जाएं, सब लोग रूटीन में आ जाए, काम करें। MQM में करना चाहते हैं MQM में करें, नहीं करना चाहते किसी और पार्टी में करें, लेकिन ये टसल खत्म हो जाए। मेयर कराची पे आइए जल्दी से 1 लाइन। तो इन्होंने मुझे गुस्सा किया बहुत ज्यादा, और आज देखें साथी वापस आ रहे हैं ना। तो अब मेयर कराची पे आ जाइए जल्दी से। मेयर कराची का देखें, मैं बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट बात फारूक भाई का जो झगड़ा था वो ये था, जो पब्लिक में नहीं आया, कि ये तय हुआ था कि पुराने बिल मेयर कराची नहीं पे करेंगे, लेकिन 4 अरब रुपए इन्होंने पुराने बिलों में ही खपा दिए। अब पुराने बिलों को आपको पता है ना कैसे पे होते हैं, ये दुनिया समझ रही है। फिर इसके बाद कामरान टेसूरी भाई ने ये बात फारूक भाई को बताई कि वजीर आला जो उस वक्त थे मुराद अली शाह साहब ने कामरान टेसूरी भाई को एक जवाब दिया गुस्सा करने पर कि हमारे मेयर को आप पैसे क्यों नहीं दे रही सिंध गवर्नमेंट। उन्होंने कहा 6.25 अरब रुपए इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, फंड जिसे कहते हैं ना कि डिलीवर्ड एंड ट्रांसफर्ड। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, उनके पास तो पैसे ही नहीं है। उन्होंने कहा मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ तमाम ट्रांजैक्शंस की कॉपीज़। जब उन्होंने वो देखी, उन्होंने फारूक भाई से गुस्सा किया। फारूक भाई ने कल बात करते हैं, जब कामरान टेसूरी भाई ने ये बात पूछी तो उस पर वो सब गुस्सा हो गए और कामरान टेसूरी भाई के खिलाफ माफिया गुस्सा हो गया। और फारूक सत्तार साहब का क्या रद्द? फारूक भाई देखें, एक सुलह जो और नरम मिजाज आदमी, फारूक भाई की ये कमजोरी है कि फारूक भाई लड़ते नहीं है, बताने की निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कौम का मुकद्दमा है, किया जा सकता है, फारूक भाई को लड़ना पड़ेगा। बर्दाश्त है। नाज़रीन, यहाँ वक्त प्रोग्राम में किसी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक से हाजिर होते हैं। अच्छा सर, फारूक भाई लड़ते नहीं हैं, फारूक भाई ने रेजिस्ट नहीं किया, ये सारी चीज़ें, ये खैर कोई नई बात नहीं है। मेयर कराची ने आवाम की फलाह बहबूद के लिए वो जो आप बता रहे हैं 6 अरब रुपए उनका इन्वर्टेड कॉमास में दुरुस्त इस्तेमाल किया, वो भी ठीक है भाई। वो एक साउंड बाइट है, चाहे वो किसी भी ज़बान में, उसको एज इट इज़ चला दो। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने साबिक़ अपोजिशन लीडर के बारे में क्या कहा है?
हराम खा खा के शराबे पी पी पे दो मरले के मुंह हो गए इनके, दो मरले के मुंह हो गए। वो कराची सिंध का जो ऑपोजिशन लीडर था उसकी शक्ल देखी है तुमने कभी? जो पुराना दो मरले का मुंह हो गया उसका, 2 मरले का बेगैरत, 2 मरले का मुंह हो गया है। शराबे पी पी के 2 मरले का मुंह हो गया है। 2 पट्टी की चप्पल में आया था, अरबपति बन गया बेगैरत। 2 मरले का मुंह है उसका। उसके मुंह पे डस्टबिन बना दूं ना तो उसके मुंह में सारा कचरा कराची का चला जाएगा अंदर। अच्छा, बात चाहे कड़वी है लेकिन बहरहाल दरी असना MQM पाकिस्तान के तर्जुमान ने पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से ख्वाजा इज़हार और दीगर रहनुमाओं पर लगाए गए इल्ज़ामात, मुझे नहीं पता था कि ख्वाजा इज़हार की बात हो रही है, इन्होंने बता दिया। ख्वाजा इज़हार पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुस्तफ़ा कमाल ने गालम गलोच का सहारा लेते हुए हमारी आला इक़्तिदार को पामाल किया। जिस वक्त यही सारे मुहिब्बान और शरीफान पाकिस्तान अल्ताफ़ हुसैन की गालम गलोच को सुन रहे होते थे, पाकिस्तान की शान में, मीडिया की शान में, मीडिया के लोगों की शान में, आवाम की शान में, लीडरान की शान में, उस वक्त इनको क्यों जो है वो सांप सूंघ गया था? उस वक्त ही कहाँ दुकानें बेच के सोए हुए थे? और कितना गलत कहा मुस्तफ़ा कमाल ने? आप किसको कह रहे हैं? मुस्तफ़ा कमाल को? मुस्तफ़ा कमाल ने जो बात की वो कितनी गलत है और तरदीद MQM पाकिस्तान की कितनी काबिल कबूल है? तरदीद तो छोड़ें, ये तो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। जब 2008 से 2013 तक भी यही कुछ हो रहा था, चाइना कटिंग हो रही थी, टारगेट किलिंग हो रही थी, तो तब भी तो एक टीम थी जो यहाँ पर काम कर रही थी, जिसको 19 मई को कारकुनान ने जूते मार के राब्ता कमेटी को भगाया। तो देखें, इस हमाम में सभी नंगे हैं, अगर आप उतारेंगे कपड़े तो फिर सबके उतरेंगे। अभी तो मुझे उस साइड पे आप लेके ही नहीं जाएं। नहीं, उस साइड की बात नहीं कर रहा जी। बात हुब्बे अली में होनी चाहिए, बुग़्ज़ मुआविया की नहीं। मुस्तफ़ा कमाल क्या है मैं वो नहीं जानना चाहता। मुस्तफ़ा कमाल ने जो इंकशाफ किया है वो बतौर आपके लिए एक रहनुमा कितना इंकशाफ है? वो सच बोल रहे थे? मेरे लिए कोई इंकशाफ नहीं है, ये सब जानते हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैंने जो आपको 8 नाम बताए हैं उसमें ये भी तो मौजूद हैं जो वजीर आला महाजिरों को लानत दिखा रहे हैं और ये बैठे मुस्कुरा रहे हैं। यार, कौन सा महाजिर ऐसा होगा जिसकी गैरत होगी कि वो सुन भी ले? आप असेंबली में ये बात नहीं कीजिएगा हुजूर, मैंने अपने आंखों से देखा है और ये बात मैंने अपने प्रोग्रामों में बात की है कि महाजिर कौमी यानी इस वक्त महाजिर कौम के सबसे बड़े मसीहा मेयर कराची जो हैं वो एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे। एंकर ने 12 मई के बाद ऑन एयर लाइव कहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है कि मैं इल्ला माज़ल्लाह, प्लीज पार्डन मी सेइंग सो, मैं अपनी जानवर की शादी भी किसी महाजिर से नहीं करूं। और वो सामने बैठे हुए बात कर रहे थे, मैं टेलीविजन स्क्रीन पे बैठा हुआ ये सब सुन रहा था। और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो आप सबने देखा। फिर वो एंकर साहब जो थे वो आपकी आला क़यादत के साथ बैठे, उनकी आंखों का तारा बने, फिर ये सब कुछ भी हुआ। तो ये सब कैसे भूल जाते हैं? देखिए, हम तो कुछ नहीं भूले, हम तो वर्कर्स एक्शन कमेटी का एक प्लेटफॉर्म लेकर हाजिरी इसीलिए हुए हैं कि MQM का जो ग्रॉस रूट पे पूरा स्ट्रक्चर फैला हुआ है वो हम है। वी आर द कस्टोडियन ऑफ MQM। मुझे 32 साल MQM के हो गए, MQM में काम करते हुए हो गए। मैं एक दिन मुल्क से बाहर नहीं गया हूँ, तमाम ऑपरेशन तमाम मैंने झेले, लेकिन मैं ये कहता था कि जो खराबियाँ उनको दूर की जाएं, लेकिन ये खराबियाँ दूर नहीं होती थी। 2015 में जब मैं MQM के अंदर उस जगह आया जहाँ जो से खराबियाँ सही होनी चाहिए थी, मुझे पता चला खराबियों का मंबा तो वो जगह है। फारूक सत्तार साहब को सब कुछ पता था, वो डिफेंड नहीं कर पा रहे थे या पूछ नहीं पा रहे थे, वो एक अलग बात है। लेकिन एक बात मुझे बताइए ना, आप जाकर के एक बार फिर वहाँ उनके साथ बैठ गए, इसका मतलब है कि आप वसीम अख्तर साहब की जो कारकर्दगी है, जो पूरा परफॉर्मेंस है, जिसके ऊपर एक आम आदमी भी नाक़िद है और आप और मैं भी उस पर तबर्रा फरमा रहे हैं, ये मुझे बताइए, इसका मतलब है कि वो उन्होंने तमाम चीज़ों को मनवन कबूल कर लिया है? इसका मतलब है कि अब वो तमाम जो 6 अरब रुपए की बातें आप कर रहे हैं और वो जो लोगों को सवालात उनके जहनों में जन्म लेते हैं, वो सब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये हमारे एंड पे है, इसकी जवाबदेही? ये चीज़ 6 अरब से भी बढ़ के 9 अरब हो गई है। और सेकंड, अब ये जो नेक्स्ट फिजिकल ईयर है उसके भी फिजिकल ईयर के पैसे भी ट्रांसफ़र हो गए होंगे या होने वाले होंगे। देखें, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि इतना दौलत जो वसीम अख्तर ने भी नया बंगला ख़रीदा है, वो फैसल सफजारी ने जो बंगला ख़रीदा है वो, और वो जो बुलेट प्रूफ गाड़ी तो आ गई ना कि वसीम अख्तर कहते हैं मैंने पैसे दिए हो। भाई, आप ये आवाम का पैसा है, कराची की सड़कों पे कचरा कुंडियों पे कचरा उठाने पे ये पैसा लगना चाहिए ना। आपने क्या अपनी जेब से दिया है? मतलब क्या है ये तो दुनिया को तो बताएं आप ये बात। फिर जब फारूक सत्तार भाई ने फैसल सफजारी से ये बात पूछी कि ये गाड़ी आपने ली है, मुझे पता चला है, तो फैसल सफजारी कहता है आपको कोई प्रॉब्लम है? मैं ये आपके मुँह पर मारता हूँ,
यानी कन्वीनर से इस तरीके से ये बात करते हैं, ये फ्रॉन बने हुए ना लोग, कारकुनान इनका तमाशा बताने वाले, इनको पता ही नहीं है क्या होने वाला है ग्राउंड पे। ये फिरौन सिर्फ उस वक्त तक है जब तक ये मेरी सामने वाली नशिस्त पे नहीं बैठते, लेकिन बड़े ही नहीं बैठेंगे, ये आपका जवाब नहीं देंगे, अभी मीडिया पे भी नहीं आ रहे हैं। 6 साल से तो मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, 6 साल से तो आज तक इस शख्स ने मेरा सामना नहीं किया और आगे भी इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि कभी ऐसी जुर्रत नहीं करेंगे। नाजरीन, ये थे शाहिद पाशा साहब और उनके इंकशाफात। फिर भी एक बार फिर याद दहानी के लिए बताता चलूँ कि फ़ारूक सत्तार साहब फरमाते हैं कि MQM एक ही है। मेरा ख्याल है कि अब हैरानी की बात ज़्यादा है कि पहले अगर MQM एक थी तो अब क्या हो गया, अब अगर एक है तो पहले क्या हुआ था। लेकिन यहाँ ये जहन में रखना ज़रूरी है कि वो जो खातून जिसने फैसल सब्जवारी का गिरबान पकड़ा था और शहीदों को और असीरों का रोना रोया था, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिस पर मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें जिस पर मैं शाहिद पाशा साहब के मुँह से बहुत कुछ निकलवा सकता हूँ। शहीदों की बेवाओं के साथ क्या होता है, शहीदों की बुज़ुर्गों की साथ क्या होता है, उनकी बहनों के साथ क्या होता है। ये एक ऐसा पिंडोरा बॉक्स है कि अगर खुल गया तो महाजिर कौम के मसीहा मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि इन सारी चीज़ों को अपने लिए एक चश्मे बरा बनाया जाए, मशअल राह बनाया जाए और इससे सबक सीख करके आइंदा जो आने वाले इलेक्शन से हमारे सर पे खड़े महाजिर कौम के इन नाम नहाद रहनुमाओं को और इन नाम नहाद महाजिरों को, बल्कि इनको एक सबक सिखाया जाए, एक ऐसा सबक कि जो इनको हमेशा याद रहे। इसी के साथ वसी तर महाजिर मफाद के ड्रामे की इस एपिसोड का पोस्टमार्टम मुकम्मल हुआ। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।